अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करते हैं हमारे मेंटल हेल्थ नर्सिंग का लास्ट नंबर यूनिट जो कि है रिहेबिलिटेशन एंड रिकवरी। ओके, तो इससे पहले जितने भी लेक्चर्स ये मेंटल हेल्थ नर्सिंग के हमारे कोर्स ग्रेड में तो सारी की सारी हमने अपलोड की है हमारी यूट्यूब की प्ले लिस्ट मेंटल हेल्थ नर्सिंग के नेम से, जो है ना आप उसमें सारे के लेक्चर जो है ना उधर देख सकते हैं। तो इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे कि रिहेबिलिटेशन क्या है, फिर रिकवरी क्या है, फिर इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंसेस है, और साथ में प्राइमरी टर्शियरी प्रिवेंशन और रिहेबिलिटेशन के दरमियान क्या डिफरेंसेस है, फिर मेंटली इल पेशेंट को हम किस तरह रिहेबिलिटेट करेंगे। तो ये सारे की सारी इसी लेक्चर में हम आपको बताएंगे। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, लेकिन लेक्चर पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करवाएं। ओके, तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग में रिहेबिलिटेशन एंड रिकवरी है क्या। तो चलते हैं फर्स्ट वन रिकवरी की तरफ। ओके, रिकवरी क्या है? रिकवरी इज द प्रोसेस इन विच पीपल आर एबल टू लीव, वर्क, लर्न एंड पार्टिसिपेट फुली इन देयर कम्युनिटीज। रिकवरी सैंपल ये होता है कि कोई बंदा जो है ना वो इल हो जाए, जिसको इंजरी हो जाए या कोई और इलनेस जिसको भी लग जाए, और उस इलनेस को फिर जो है ना उसी से अपने आप को रिकवर करते हैं, उसी इलनेस से अपने आप को जो है ना वो हेल्थीनेस की तरफ, वेल बीइंग की तरफ लेके जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिकवरी। ओके, अपने आप को दोबारा से जो है ना कवर करना, अपने इलनेस को दोबारा से जो है ना ख़त्म करना और हेल्दी और वेल बीइंग की तरफ अपने आप को लेके चलना, तो इसको हम कहते हैं रिकवरी। ओवरऑल प्रोसेस ऑफ रीगेनिंग हेल्थ एंड वेल बीइंग आफ्टर इलनेस, इंजरी और एडिक्शन, इंजरी या इलनेस के बाद अपने आप को हेल्दीनेस और वेल बीइंग की तरफ लेके जाना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिकवरी। अब रिकवरी क्या होता है? रिकवरी इज अ जर्नी ऑफ healing and change, enabling a person with a mental health problem to live meaningfully life in a community of his or her choice while to achieve his or her full potential। मेंटल हेल्थ नर्सिंग में रिकवरी हम इसको कहते हैं कि एक मेंटली इल पेशेंट है, अब उस मेंटल इलनेस से अपने आप को हेल्दीनेस की तरफ लेके जाना, ये जो जर्नी है फ्रॉम मेंटल इलनेस टूवर्ड हेल्दीनेस, तो इसी जर्नी को हम कहते हैं क्या? रिकवरी। और इसी मेंटल इलनेस की वजह से जो है ना वो कम्युनिटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, लोगों के साथ उसकी सोशल इंटरेक्शन नहीं होती, लेकिन उसी सोशल इंटरेक्शन को उसी कम्युनिटी में अपनी चॉइसेस को दोबारा बरकरार रखना, तो इसी की तरफ लेके जाने को हम क्या कहते हैं? रिकवरी कहते हैं। अब ये याद रखिए कुछ पॉइंट्स रिकवरी के हवाले से, ताकि फिर आप डिफरेंशिएट कर सको बिटवीन द रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन। ओके, फर्स्ट वन ये है कि रिकवरी जो है ना ये इंडिविजुअल जर्नी है, मतलब ये कि हर एक बंदा अपने आप को रिकवर करता है, इसको हम पर्सनल भी कहते हैं। क्या होता है ये? पर्सनल होता है। रिकवरी टोटली पर्सनल प्रोसेस होता है। किस तरह कि रिकवरी में फॉर एग्जांपल किसी बंदे को इलनेस हो गया या इंजरी हो गया या कोई एडिक्टेड है, तो वो अपने आप को खुद ब खुद जो है ना उसी चीज़ से हटाने की कोशिश करते हैं, खुद ब खुद जो है ना अपनी बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करते हैं, खुद ब खुद मेडिकेशन लेते हैं, खुद ब खुद जो है ना उस चीज़ को क्या करते हैं, या एक्सरसाइज करते हैं, या अपने आप को जो है ना अप टू द फुल एक्सटेंट अपने आप को जो है ना वो हेल्दीनेस की तरफ लेके जाते हैं। तो ये टोटल पर्सनल प्रोसेस है। लेकिन इन कंट्रास्ट बाद में हम रिहेबिलिटेशन पढ़ेंगे, तो रिहेबिलिटेशन में फिर एक बाहर की थेरेपिस्ट जो है ना वो लोगों को रिकवर करते हैं, बाहर की थेरेपिस्ट जो है ना वो आपको सपोर्ट करते हैं और आपको जो है ना उस इलनेस से निजात दिलाते हैं। तो रिहेबिलिटेशन फिर उसमें बाहर के एक्सटर्नल फोर्सेस में इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड सेल्फ डिस्कवरी होते हैं। जैसे कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस का मतलब ये होता है कि आप कॉन्स्टेंटली जो है ना आप अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो। कोई भी बंदा जो है ना वो पूरी एक्सटेंट तक जो है ना वो रिकवर नहीं होता। इसका मतलब ये है कि रिकवरी जो है ना ये लॉन्ग लास्टिंग है, अनगोइंग प्रोसेस है, जिसमें जो है ना बंदा हमेशा से इसी की तरफ लेके जाने की कोशिश करता है कि मैं इस बीमारी से जो है ना मुकम्मल तौर पे निजात दिलाऊं, फिर उसको एक और बीमारी आती है, फिर एक और। तो रिकवरी क्या होता है? ये रिकवरी अनगोइंग प्रोसेस होते हैं। लेकिन इन कंट्रास्ट जो रिहेबिलिटेशन होते हैं, तो उसमें एक बाहर के थेरेपिस्ट इन्वॉल्व होते हैं, उस थेरेपिस्ट ने जो है ना खास सेशंस अरेंज करनी होती हैं, और उस सेशन में जो है ना वो उस बंदी की जो मेंटल हेल्थ होते हैं, तो उस मेंटल हेल्थ को अप टू द ऑप्टिमम लेवल जो है ना वो लेके जाती है एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में। ओके, फोकस ऑन पर्सनल डेवलपमेंट। अब इसमें जो है ना पर्सनल डेवलपमेंट पे फोकस होती है, मतलब ये कि बंदा अपने आप में रेजिलेंस को लेके आते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी अपने आप में जो है ना वो पैदा करने की कोशिश करते हैं, अपने आप में स्पेसिफिक कोपिंग स्किल जो है ना वो प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, कोपिंग स्किल को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करते हैं, और अपनी लाइफ पे जो है ना वो कंट्रोल लाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक अनगोइंग प्रोसेस होते हैं। ओके, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ये होते हैं रिकवरी। इसके अगेंस्ट जब हम चले जाते हैं
रिहेबिलिटेशन या साइकोट्रिक रिहेबिलिटेशन की तरफ। तो साइकोट्रिक रिहेबिलिटेशन नोन एज साइकोसोशियल रिहेबिलिटेशन इज अ comprehensive strategy for meeting the needs of a person with severe and persistent mental illness। अब रिकवरी जो है ना ये थोड़ा सा माइल्डर के लिए होते हैं, लेकिन माइल्डर नहीं उसमें सीवियर भी आते हैं। लेकिन जब रिहेबिलिटेशन की बात आती है तो रिहेबिलिटेशन एक ऐसी बंदी के लिए उसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है जो सीवियर और परसिस्टेंट मेंटल इलनेस उसको हो। अब सीवियर और परसिस्टेंट मेंटली इल पेशेंट जो है ना वो अपने आप को रिकवर करने की बाहर से एक थेरेपिस्ट जो है ना वो इन्वॉल्व होते हैं और उसकी जो एबिलिटी उसकी लॉस हुई है उस एबिलिटी को दोबारा से जो है ना वो रिहेबिलिटेट करते हैं। तो इसको कहते हैं रिहेबिलिटेशन। इट रेफर्स टू एफर्ट्स टू रिस्टोर पर्सन विद साइकोट्रिक डिसेबिलिटी टू ऑप्टिमल स्टेट ऑफ कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी। तो इसमें डायरेक्टली आप देख सकते हैं कि इसमें जो है ना वो एफर्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। एक बाहर थेरेपिस्ट होता है, काउंसलर होता है या साइकोलॉजिस्ट जो भी हो, और वो जो है ना वो क्या करते हैं उस बंदे की जो डिसेबिलिटीज़ है उस डिसेबिलिटी को दोबारा से रिस्टोर करते हैं। जो डिसेबिलिटी उसकी आई है जिस वजह से, तो उस डिसेबिलिटी को ख़त्म करते हैं और उसकी जगह वो दोबारा से जो है ना हेल्दी इंडिविजुअल को रिस्टोर या उसकी जो कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ है उसको रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें रिस्टोरेशन होता है, रिकवरी में भी रिस्टोरेशन होता है, लेकिन रिकवरी में रिस्टोरेशन बंदा अपने आप में खुद करता है और इसमें बाहर से जो है ना वो करते हैं। ये जो है ना स्ट्रक्चर प्रोग्राम होते हैं डिज़ाइन टू हेल्प इंडिविजुअल रिगेन लॉस्ट एबिलिटी। तो स्ट्रक्चर प्रोग्राम होते हैं, इसकी खास सेशंस होते हैं और ख़ास टाइम फ्रेम इसके होते हैं, शेड्यूल होते हैं, और इसी में जो है ना इंडिविजुअल की जो एबिलिटीज़ लॉस हुई होती है ना, मतलब ये कि कोई बंदा है उसकी पाँव जो है ना उसके मसल ने काम छोड़ दिया है, तो फिर उसमें जो मामूली सी मसल्स होते हैं तो जो थेरेपिस्ट होते हैं थेरेपिस्ट उस मामूली सी मसल को रिहेबिलिटेट करने की कोशिश करते हैं और अप टू द मैक्सिमम लेवल जो है ना उसकी फंक्शन को दोबारा से रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं। ओके, अच्छा, अब रिकवरी जो है ना रिकवरी रेफर्स टू इंडिविजुअल लेवल ऑफ प्रोग्रेस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिकवरी जो है ना ये इंडिविजुअल लेवल ऑफ प्रोग्रेस होता है। हिज हर एबिलिटी टू कोप विद इलनेस डिसेबिलिटी एंड सेल्फ इमेज इज अ फंक्शनिंग पर्सन। तो ये क्या करते हैं रिकवरी में जो है ना ये इंडिविजुअल लेवल ऑफ प्रोग्रेशन होते हैं। इसमें जो है ना इंडिविजुअल अपने एबिलिटी को प्रोग्रेस करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करते हैं और अपनी एबिलिटी को इस हद तक लेके जाते हैं ताकि जो इलनेस जो डिसेबिलिटी उसको आई है तो उसको जो है ना दोबारा से ख़त्म करे और एक हेल्दी इंडिविजुअल को, एक फंक्शनिंग पर्सन को जो है ना वो अपने आप को दोबारा से प्रेजेंट कर सके। ओके, तो ये रिकवरी होता है। लेकिन रिहेबिलिटेशन जो है ना इसके अगेंस्ट होते हैं, इसमें इन्वॉल्व होते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, अब रिहेबिलिटेशन के साथ जो है ना आता है एक वर्ड टर्शियरी प्रिवेंशन। तो टर्शियरी प्रिवेंशन और रिहेबिलिटेशन ऑलमोस्ट जो है ना ये इंटरचेंजेबल वर्ड होते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंसेस है। टर्शियरी प्रिवेंशन में हम हमेशा फोकस करते हैं किस चीज़ को, गोल ऑफ टर्शियरी प्रिवेंशन इज टू लिमिट द अमाउंट ऑफ डिसेबिलिटी एंड माल एडाप्टिव फंक्शनिंग रिजल्ट फ्रॉम इन इलनेस। टर्शियरी प्रिवेंशन में हम क्या करते हैं कि इसमें कोई डिसेबिलिटी बंदे को आई है या कोई माल एडाप्टिव फंक्शनिंग है या किसी बंदे को कोई इलनेस है, उस इलनेस की सीवियरिटी को हम कम करते हैं या उस इलनेस की जो फर्दर कम्प्लिकेशन उससे पैदा होती है उस फर्दर कम्प्लिकेशन को हम रोकने की कोशिश करते हैं टर्शियरी प्रिवेंशन में। जैसे कि आपको मालूम है एक प्राइमरी प्रिवेंशन होता है, एक सेकेंडरी होता है, टर्शियरी होता है। तो टर्शियरी में हमारा फोकस क्या होता है कि एक डिजीज़ तो अगर हो चुका है लेकिन उस डिजीज़ से फर्दर कम्प्लिकेशन जो पैदा होती है उस फर्दर कम्प्लिकेशन को जो है ना हम रोकने की कोशिश करते हैं, तो ये टर्शियरी प्रिवेंशन होता है। अब रिहेबिलिटेशन भी सेम एज द केस होता है कि इसमें भी एक डिजीज़ अगर हो चुका होता है, एक एक्सीडेंट हो चुका होता है, लेकिन उस एक्सीडेंट कि जो फर्दर कम्प्लिकेशंस है या उस इंसिडेंस की वजह से जो डिसेबिलिटीज आई है उस डिसेबिलिटी को आप ख़त्म करने की कोशिश करते हो। तो देयर इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंसेस बिटवीन द टू। वो क्या है अभी हम बताते हैं। कंसेप्ट ऑफ टर्शियरी प्रिवेंशन रेलेवेंट टू पेशेंट विद सीरियस मेंटल इलनेस। ज़्यादातर जो है ना ये क्या करते हैं इधर जब हम इधर पढ़ते हैं तो इसका रेलेवेंसी या इसका रिलेशन जो है ना वो सीरियस मेंटल इलनेसेस के भी साथ है कि जो मेंटल इलनेसेस होते हैं उस मेंटल इलनेसेस के फर्दर कम्प्लिकेशन को ख़त्म करने के लिए टर्शियरी प्रिवेंशन की जाती है। अब 1 out of 17 adults in USA have serious mental illnesses. Nurses care for these people in a variety setting. Okay, तो अब ये जो है ना ये रिहेबिलिटेशन, अब इधर जो है ना थोड़ा सा डिफरेंस समझिए बिटवीन द टर्शियरी प्रिवेंशन एंड रिहेबिलिटेशन कि मैनी रिहेबिलिटेशंस ऐसे होते हैं जो टर्शियरी प्रिवेंशन में आते हैं, जैसे कि फिजिकल थेरेपी है या ऑक्यूपेशनल थेरेपी है या पेन मैनेजमेंट है। तो ये सारी की सारी जो है ना ये कंट्रीब्यूट टुवर्ड द टर्शियरी प्रिवेंशन। क्योंकि टर्शियरी प्रिवेंशन से जो है ना हम क्या करते हैं डिजीज़ को की फर्दर कम्प्लिकेशन को लिमिट करते हैं।
लेकिन रिहेबिलिटेशन में जो ऑलरेडी डिसेबिलिटीज़ आई है उस डिसेबिलिटीज़ को हम रिकवर करते हैं। दोनों में से ये सबटल डिफरेंस है कि ये आप समझ लिए कि टर्शियरी प्रिवेंशन में जो फार्दर कॉम्प्लिकेशन आते हैं, मतलब ये कि इधर जो है ना ये एक बंदा है, इसकी इतने तक जो है ना इसकी कैपेसिटी है, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि इसकी इतनी तक वर्क कैपेसिटी है, ओके। अब इसकी यहाँ तक इलनेस की वजह से जो है ना यहाँ तक ये कैपेसिटी उसका क्या हो गया है, ये लास्ट हो चुका है, ये कैपेसिटी उसका लास्ट हो चुका है। अब ये जो कैपेसिटी लास्ट हो चुका है इसको जो है ना आप क्या करते हो, या ये वाला कैपेसिटी जो है ना उसका लास्ट हो चुका है, इतने तक हो गया है, लेकिन ये वाला कैपेसिटी, अब ये जो लास्ट कैपेसिटी है उसको दोबारा रिस्टोर आप करते हो तो उसको हम कहते हैं रिहेबिलिटेशन। लेकिन इसके जो फार्दर कॉम्प्लिकेशन इस डिजीज़ की वजह से आते हैं, उस फार्दर कॉम्प्लिकेशन को इधर आप रोकते हो तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं टर्शियरी प्रिवेंशन। तो ऑलरेडी रिस्टोरेशन को हम कहते हैं रिस्टोरेशन को हम कहते हैं जो लास्ट एबिलिटी उसको हम कहते हैं रिहेबिलिटेशन, और जो फर्दर कॉम्प्लिकेशन आते हैं उसको आप रोकते हो तो उसको हम कहते हैं टर्शियरी प्रिवेंशन। लेकिन बहुत सारी ऐसी रिहेबिलिटेटिव प्रोसीजर्स हैं, रिहेबिलिटेटिव एक्टिविटीज़ हैं जो वो भी फर्दर कॉम्प्लिकेशन को रोकते हैं। तो इससे जो है ना हम ये वाला खुलासा निकालते हैं कि मैंने रिहेबिलिटेशन प्रोसीजर्स ऐसी होते हैं, एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जैसे कि फिजिकल थेरापी है, ऑक्यूपेशनल थेरापी है या पेन मैनेजमेंट है। तो ये सारी की सारी आप किसी की फिजिकल थेरापी करते हो या आप किसी की ऑक्यूपेशनल थेरापी करते हो, तो जो फार्दर स्ट्रेस आते हैं, फार्दर स्ट्रेस और भी सीवियर होते हैं, तो उस सीवियर स्ट्रेस को जो है ना रोकने की कोशिश करते हैं। तो समझ द केस टर्शियरी प्रिवेंशन भी यही काम करते हैं कि जो फार्दर कॉम्प्लिकेशन आते हैं उसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो रिहेबिलिटेशन, मैनी रिहेबिलिटेशन जो है ना वो टर्शियरी प्रिवेंशन की तरह होते हैं, लेकिन ऑल रिहेबिलिटेशन आर नॉट द पार्ट ऑफ द टर्शियरी प्रिवेंशन। जैसे कि आप इंजरी हो गया, किसी बंदे को इंजरी हो गया, तो उस इंजरी के बाद आप फॉर एग्जांपल किसी के पाँव जो है ना वो टूट गया, तो पाँव टूटने के बाद आप क्या करते हो, उसको रिहेबिलिटेट करने की कोशिश करते हो। तो अब ये जो रिहेबिलिटेशन है ये क्या है, ये अब टर्शियरी प्रिवेंशन में नहीं आता, क्योंकि टर्शियरी प्रिवेंशन में आप अंडरलाइंग कॉजेज़ को देखते हो, आप जो है ना फर्दर कॉम्प्लिकेशन को रोकते हो। लेकिन यहाँ पे जो है ना एक डिसेबिलिटी ऑलरेडी आया है उसको आप रिस्टोर करते हो। तो ये रिहेबिलिटेशन है, नॉट की टर्शियरी प्रिवेंशन, ओके। तो सिंपली आप ये कह सकते हो कि रिहेबिलिटेशन इज अ रूम विद इन अ हाउस। रिहेबिलिटेशन क्या है, रिहेबिलिटेशन एक रूम है हाउस में, हाउस क्या है, टर्शियरी प्रिवेंशन है, तो उसका एक पार्ट है रिहेबिलिटेशन, लेकिन होली सोली जो है ना वो टर्शियरी प्रिवेंशन नहीं है, ओके। तो ये है रिहेबिलिटेशन और टर्शियरी प्रिवेंशन के दरमियान सबटल डिफरेंस। फार्दर भी इधर हम पढ़ते हैं रिहेबिलिटेशन। अच्छा, फार्दर रिहेबिलिटेशन में क्या आता है, टर्शियरी प्रिवेंशन इज कैरीड आउट थ्रू एक्टिविटीज आइडेंटिफाइड एज रिहेबिलिटेशन। जैसे कि मैंने इधर जो है ना इधर आपको एग्जांपल दे दिया, विच इज द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग द पर्सन रिटर्न टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ फंक्शनिंग। तो मैंने आपको बताया कि टर्शियरी प्रिवेंशन में रिहेबिलिटेशन एक्टिविटीज आते हैं, लेकिन सारी रिहेबिलिटेशन एक्टिविटीज जो है ना वो क्या होते हैं, वो टर्शियरी प्रिवेंशन नहीं होती। साइकोट्रिक रिहेबिलिटेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्विसेज इनकॉर्पोरेटिंग सोशल, एजुकेशनल, ऑक्यूपेशनल, बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव इंटरवेंशन एट लॉन्ग टर्म रिकवरी एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी। तो साइकोट्रिक रिहेबिलिटेशन क्या होते हैं कि इसमें आप बंदे को रिहेबिलिटेट करते हो, सोशली भी रिहेबिलिटेट करते हो, एजुकेशनली भी रिहेबिलिटेट करते हो, ऑक्यूपेशनली, बिहेवियरली और कॉग्निटिवली भी आप उसका इंटरवेंशन प्रोवाइड करते हो। अभी हम पढ़ेंगे कि एक इंटरवेंशन जो है ना सोशल, एजुकेशनल आप किस तरह प्रोवाइड करते हैं, तो बाद में हम पढ़ते हैं। इसका गोल एम क्या होता है कि आप बंदे को रिकवर करो और उसकी जो सेल्फ सफिशिएंसी है, उसके जो सेल्फ एस्टीम लॉस हो चुका है, उसकी जो सेल्फ सफिशिएंसी में डिफिसिट आया है, तो उसको आप मैक्सिमाइज करते हो, दोबारा से सेल्फ सफिशिएंसी को आप मैक्सिमाइज करते हो, मतलब ये कि इंडिपेंडेंसी की तरफ आप बंदे को दोबारा लेके जाते हो। अच्छा, साइकोट्रिक रिहेबिलिटेशन grew out of need to create opportunities for people diagnosed with severe mental illness to live, learn and work in their own communities। साइकोट्रिक रिहेबिलिटेशन क्या करते हैं, जो बंदा सीवियर मेंटल हेल्थ नर्सिंग का मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम का शिकार है, अब उस मेंटल हेल्थ इलनेस को आप जो है ना उससे ख़त्म करते हो, उसी वेल बींग की तरफ लेके आते हो और उसी जो है ना ये हक देते हो कि वो दूसरे लोगों को तरह ज़िंदगी गुजारे, लर्न कर सके और वर्क कर सके कम्युनिटी में, ओके। साइकोट्रिक रिहेबिलिटेशन यूजेस person-centered pupil-to-pupil approach that differs from the traditional medical model of care। अब ये जो है ना पर्सन सेंटर और पीपल टू पीपल अप्रोच
यूज़ करते हैं। पर्सन सेंटर मतलब ये कि आप पर्सन पे फोकस करते हो, उसकी स्ट्रेंथ पे आप फोकस करते हो। पीपल टू पीपल मतलब ये कि आप उसकी सोशल इंटरेक्शन, उसके एनवायरनमेंट पे आप फोकस करते हो। तो इसमें क्या होता है कि पर्सन सेंटर पीपल टू पीपल अप्रोच में आप जो है ना पर्सन की यूनिक करेक्टर, जैसे कि उसके स्ट्रेंथ्स है, उसके गोल्स क्या है, उसकी एक्सपीरियंसेस क्या है, उसको किस तरह के एनवायरनमेंट उसको प्रोवाइड किया गया है, तो उसी पे आप फोकस करते हो। उसी की बेस पे जो है ना आप बंदे को दोबारा से वेलबींग की तरफ लेके आते हो। मतलब ये कि होलिस्टिक केयर आप जो है ना रिहेबिलिटेशन में प्रोवाइड करते हो। आप पेशेंट को देखते हो कि ये पेशेंट, मैं इसको रिहेबिलिटेट करता हूँ, तो इसमें कौन सी स्ट्रेंथ्स है, इसकी एक्सपीरियंसेस क्या है, इसके जॉब वगैरह क्या है, तो ये आपकी साइकोट्रिक। लेकिन जो ट्रेडिशनल मेडिकल मॉडल होता है उसमें आप सिंपली डायग्नोसिस और सिम्टम पे बेस करते हैं कि इस बंदे का डायग्नोसिस क्या आ गया, उसकी सिम्टम्स क्या है, और उसी की जो है ना आप फिर ट्रीटमेंट देते हो, मेडिकेशन देते हो। तो ये जो है ना साइकोट्रिक रिहेबिलिटेशन होलिस्टिक केयर होता है। लेकिन ये जो ट्रेडिशनल मेडिकल मॉडल ऑफ केयर होता है इसमें आप सिर्फ एनाटमी को देखते हो बंदे की, इसके डायग्नोसिस करते हो, उसकी सिम्टम्स को आप देखते हो, उसी की बेस पे जो है ना आप ट्रीटमेंट करते हो। अच्छा, फिर साइकोट्रिक रिहेबिलिटेशन जो है ना ये क्या होता है, इसमें साइकोट्रिस्ट होते हैं या साइकोलॉजिस्ट ये देते हैं, या एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं, सोशल वर्कर या काउंसलर होते हैं। मतलब है कि बाहर से बंदा जो है ना सपोर्ट करते हैं जो कंज्यूमर होता है उसको, और रिकवरी में जो है ना बंदा अंदर से अपने आप को खुद ब खुद जो है ना वो रिकवर करने की कोशिश करते हैं। इसकी गोल्स क्या होते हैं रिहेबिलिटेशन की, टू अचीव रिकवरी। सबसे पहले बंदा जो है ना रिकवरी हासिल करे, बाहर से आप जो है ना उसको सपोर्ट करते हो ताकि बंदा उसकी जो पूरी एक्सटेंट होता है, हेल्दी होता है, वेल बींग होता है, उसकी तरफ लेके जाए। मैक्सिमम कम्युनिटी इंटीग्रेशन, आप जो है ना उसको कम्युनिटी में इंटीग्रेट करते हो, मतलब कम्युनिटी के और लोगों के साथ उसको एडजस्ट करते हो ताकि उसके जो सोशल आइसोलेशन उसमें आए हैं, उसमें जो लोगों से जो पागलपन उसमें आए हैं, लोग उसको जिस तरह समझते हैं, अपने आप से काम, अपने आप के साथ काम से रुकते हैं, तो वो जो है ना वो ख़त्म हो जाए। लोगों में आप उसको एडजस्ट कर सको, उसकी सोशल इंटरेक्शन को आप इंक्रीज कर सको। ओके, पॉसिबल क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को आप बेहतर बना सको। उसकी जो पहली कंडीशन थी कि अपने आप को पागल समझता था या काम ना कर सकता था, जॉब नहीं कर सकता था, तो वो आप उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में जो है ना बेहतरी लेके आओ। अच्छा, करेक्टरिस्टिक ऑफ सीरियस मेंटल इलनेसेस। सीरियस मेंटल इलनेसेस की करेक्टरिस्टिक कौन कौन सी होती है? पीपल हु हैव एसएमआई और लाइकली टू हैव प्राइमरी एंड सेकेंडरी सिम्टम्स। तो जिन लोगों को सीरियस मेंटल इलनेसेस होते हैं ना, तो उसकी दो किस्म की प्राइमरी और सेकेंडरी सिम्टम्स होते हैं। प्राइमरी सिम्टम में क्या होता है, डायरेक्टली काज बाय इलनेस, फॉर एग्जाम्पल हेलुसिनेशन, डिल्यूजन्स, और प्राइमरी सिम्टम्स स्किज़ोफ्रेनिया एंड इलेशन। तो ये क्या होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल स्किज़ोफ्रेनिया के प्राइमरी सिम्टम्स क्या होते हैं, जो डायरेक्टली जो है ना उस डिजीज़ की वजह से जो सिम्टम्स अपीयर होते हैं, तो हेलुसिनेशन होते हैं, डिल्यूजन्स होते हैं, ये प्राइमरी सिम्टम्स है। जैसा कि बाइपोलर डिसऑर्डर है तो इसमें यह इलेशन होता है, खुशी बहुत ज़्यादा होती है, या हाइपर एक्टिविटी, बंदा बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है। तो ये क्या है, ये बाइपोलर डिसऑर्डर के डायरेक्ट सिम्टम्स है। मतलब ये कि प्राइमरी सिम्टम्स जो उस डिसऑर्डर की वजह से आती है, और ये सारे के सारे सिम्टम्स हमने इसके अलग लेक्चर्स हमने अपलोड किए हैं, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर वगैरह की। सेकेंडरी सिम्टम्स क्या होते हैं, such as loneliness and social isolation are caused by the person response to the illness or its treatment। ये क्या होता है, ये जो पर्सन रिस्पांस करता है उस बीमारी को, एक बीमारी जो है ना आप पे आ गई, बीमारी क्या है, डिप्रेशन है, स्किज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, फॉर एग्जांपल डिप्रेशन है। अब डिप्रेशन आप पे आ गया, तो डिप्रेशन को आप रिस्पांस किस तरह करते हो, आप लोगों से आइसोलेट होते हो, आप एक अकेलापन जो है ना वो अख्तियार करती हो, किसी कोने में आप बैठ जाते हो। तो ये क्या होता है, ये आपका रिस्पांस होता है उसकी बीमारी को। तो इसी सिम्टम्स को हम कहते हैं सेकेंडरी सिम्टम्स कहते हैं। बिहेवियर रिलेटेड टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सिम्टम में वायलेट, प्राइमरी सिम्टम्स में वायलेट सोशल नॉर्म्स एंड कंसिडर अनयूजुअल। तो अब प्राइमरी सिम्टम्स के साथ जो बिहेवियर होता है, जैसे कि हेलुसिनेशन, डिल्यूजन की हमने बात की, तो ये क्या होता है, ये आपकी सोशल नॉर्म को वायलेट करते हैं। जैसे कि सेकेंडरी सिम्टम्स होते हैं, तो सेकेंडरी सिम्टम में आप जो है ना अपने आप को लोगों से अलग करने की कोशिश करते हो, या आप जो है ना ऐसी तरह बिहेव करते हो ताकि लोग जो है ना इससे जो है ना आपकी सोशल नॉर्म ज़्यादातर अफेक्ट नहीं होती, माइल्डर होते हैं। लेकिन जो प्राइमरी सिम्टम्स होते हैं, तो प्राइमरी सिम्टम्स आप सोशल नॉर्म को वायलेट करते हो, आप जो है ना एंड बी कंसिडर अनयूजुअल, और ये सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि अनयूजुअल, लोग इसको अनयूजुअल कंसिडर करते हैं। सोसाइटी ट्राइज टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द पर्सन्स नॉर्म वायलेशन। सोसाइटी क्या करते हैं, सोसाइटी इस बंदे से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि ये बंदा हमारी नाम्स को जो है ना वो वायलेट ना कर सके। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि कोई बंदा है बाइपोलर डिसऑर्डर में, हाइपर एक्टिव बाइपोलर डिसऑर्डर में चला गया, तो लोग जो है ना उससे अपने आप को अलग रखने की कोशिश करते हैं ताकि ये जो है ना हमें बुरा बुला ना कहें, हमें जो है ना कुछ और तरह के अल्फाज हमें वो लोगों के सामने ना बता सके। तो इस तरह के लोग जो है ना अपने आप को उससे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। एज बिहेवियर प्रॉब्लम बिकम मोर सीरियस, पीपल इंक्रीजिंगली identify themselves as mentally
एल। जब ये बंदा जो है ना शुरू में आपने मेंटली एल पेशेंट को देखा होगा कि शुरू में वो एक्सेप्ट नहीं करता कि मैं बीमार हूँ या मेरे दिमाग में मसला है, लेकिन ये सिम्टम जब बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए तब वो एक्सेप्ट करते कि वाकई मुझ में जो है ना मेंटल इलनेस है। They began to relate to society in terms of the identity rather than others such as wife, mother, husband, father, work। तो अब ये जो है ना सोसाइटी में जब इसको पता लग जाए कि मैं बीमार हूँ, मेंटली इल हूँ, तो फिर ये सोसाइटी में अपने आप को एज अ वाइफ न प्रेजेंट करता है, मतलब कि बीवी है, तो ये नहीं कहता कि मैं उसकी बीवी हूँ। वो अपने आप को आइडेंटिफाई करता है उस बीमारी के थ्रू कि मैं मुझ में जो है ना ये बीमारी है, और लोग भी उसे आइडेंटिफाई करते हैं कि वो पागल लड़की, वो पागल लड़का, वो इस तरह के लोग फिर कहते हैं ना, फिर लोगों आइडेंटिटी जो उसकी रियल आइडेंटिटी होता है वो लॉस होते हैं सोसाइटी में। द पर्सन एक्सेप्टेंस ऑफ मेंटली इल स्टेटस एंड एडजस्टमेंट टू सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ दिस रूल आर अकम्पनीड बाय द सेकेंडरी सिम्टम्स ऑफ द एसएमआई। अब ये जो एक्सेप्टेंस होते हैं लोगों की, द पर्सन एक्सेप्टेंस ऑफ मेंटली इल स्टेटस एंड एडजस्टमेंट टू सोसाइटी, और ये बंदा जिस तरह अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं और सोसाइटी में अपने आप को एडजस्ट करते हैं, तो ये एडजस्टमेंट और एक्सेप्टेंस ये बंदा जो करते हैं, तो ये सेकेंडरी सिम्टम्स इसके साथ अपीयर होते हैं। मतलब ये कि एक बंदे ने अपने आप को मेंटली इल कंसिडर कर दिया, तो क्या करते हैं कि वो जो है ना अपने आप को सोसाइटी से अलग तक, या फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, उन्होंने अपने आप को यही कंसिडर कर दिया, ये एक्सेप्ट कर दिया कि मैं बीमार हूँ और मुझे डिप्रेशन है। तो अब ये वो क्या करते हैं, जब उसको डिप्रेशन है वो ये एक्सेप्ट कर ले, तो सोसाइटी में अपने आप को किस तरह एडजस्ट करते हैं कि सोसाइटी से जो है ना वो अपने आप को अलग करते हैं, सोशल इंटरेक्शन जो है ना वो छोड़ देते हैं। तो ये क्या होती है, उसकी एडजस्टमेंट टू सोसाइटी होते हैं कि माल एडाप्टिव स्ट्रेटेजी जो है ना वो जब अपनाते हैं, तो इसी की वजह से सेकेंडरी सिम्टम जो है ना वो अपीयर होते हैं। तो सेकेंडरी सिम्टम्स क्या होते हैं कि कोई बंदा जब अपने आप को एक्सेप्ट करी कि मैं मेंटली इल हूँ, और फिर जो है ना एडजस्टमेंट शुरू करते हैं सोसाइटी में, चाहे वो माल एडाप्टिव या एडाप्टिव हो, तो उसी के थ्रू फिर सेकेंडरी सिम्टम जो है ना वो अपीयर होते हैं। ओके, अच्छा, इसके बाद बिहेवियर रिलेटेड टू सीरियस मेंटल इलनेसेस। तो बिहेवियर कौन कौन से होते हैं सीरियस मेंटली इल पेशेंट की? ब्लॉक्स टू रिकवरी ऑफ इंडिविजुअल विद एसएमआई इंक्लूड पॉवर्टी, विक्टिमाइजेशन एंड स्टिग्मा। अब जो है ना जो मेंटली इल पेशेंट होते हैं, जिन लोगों को सीरियस मेंटल इल पेशेंट होते हैं, तो ये लोग ज़्यादातर क्या होते हैं, ये लोग ज़्यादातर या तो गरीब होते हैं, आपने देखा होगा कि इनके इकोनॉमिकल स्टेटस जो है ना वो क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं, और इसी की वजह से जो है ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंटल इलनेसेस के शिकार होते हैं। या ये लोग विक्टिमाइज होते हैं। विक्टिमाइज मतलब ये कि ये जो है ना लो रेस के लोग होते हैं, अक्सर ज़ात पात की, अक्सर जो है ना ये आपने देखा होगा कि जो ख्वाजा सरा लोग होते हैं ज़्यादातर ये विक्टिमाइज होते हैं, या इस तरह के और जो लोग होते हैं जो लो रेस के होते हैं या माइनॉरिटीज़ होते हैं, तो अक्सर वो लोग क्या होते हैं, विक्टिमाइज होते हैं, लोग उसको विक्टिमाइज करते हैं, और इसी की वजह से जो है ना वो क्या होते हैं, वो एक मेंटल इलनेसेस की तरफ लेके जाते हैं। अब स्टिग्मा है, तो स्टिग्मा भी जो मेंटली इल पेशेंट होते हैं लोग उसको स्टिग्मेटाइज करते हैं पागल के नाम से, इस तरह के और अल्फाज को निकालते हैं। तो इसी की वजह से जो है ना ऐसी बंदों की रिकवरी बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं। रिकवरी किस वजह से मुश्किल होती है कि ये लोग या तो गरीब होते हैं, मतलब ये कि उसकी इकोनॉमिक स्टेटस को बेहतर बनाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, या ये लोग विक्टिमाइजेशन लोगों की तरफ से, अगर आप उसको इधर साइकोथेरेपी भी दे दें, वो बाहर निकलते हैं लोग, फिर उसको विक्टिमाइज करते हैं, उसको स्टिग्मेटाइज करते हैं। तो ये क्या होते हैं, उसकी रिकवरी में जो है ना जो बैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो ये फैक्टर्स होते हैं। साथ में पीपल विद एसएमआई और अपन अनएम्प्लॉयड, ये लोग ज़्यादातर अनएम्प्लॉयड होते हैं, पॉवर्टी पुअर होते हैं, लेस लाइकली टू बी इन्वॉल्व इन क्लोज रिलेशनशिप एंड टेंड टू हैव फीवर फाइनेंशियल रिसोर्सेज देन देयर पीयर्स। तो अब ये लोग जो है ना अनएम्प्लॉयड होते हैं, और ज़्यादातर आपने देखा होगा जो लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं तो रिलेशनशिप में अपने आप को नहीं लेके जाता, क्योंकि उनके साथ जो है ना पैसे नहीं होते, रिलेशनशिप में जो है ना पैसों का लेन देन होता है, और उसके साथ वो नहीं होता, तो वो अपने आप को लोगों से दूर रखने की कोशिश करते हैं। ओके, फिर जो है ना उनके साथ जो पीयर्स होते हैं, तो पीयर्स से जब उनका स्टेटस लो होता है, उनके दोस्तों के साथ पैसे ज़्यादा होते हैं, उनके रिलेटिव्स के साथ पैसे ज़्यादा होते हैं, इनके पास नहीं होती, तो फिर क्या होता है, इसी फाइनेंशियल रिसोर्सेज की वजह से उनके पीयर्स भी फिर कम होते हैं। स्टिग्मा एक्सपीरियंस बाय दोज हु आर मेंटली इल हैज़ बीन लिंक्ड टू सेल्फ एस्टीम। अब ये लोग जो स्टिग्मा इनको फील होता है, मतलब ये कि लोग जो स्टिग्मेटाइज करते हैं इन लोगों को, ये जो कंज्यूमर या ये जो इल पेशेंट है, तो स्टिग्मेटाइजेशन की वजह से इनकी सेल्फ एस्टीम जो है ना वो कम होते हैं। वो कहते हैं कि सारे लोग जो है ना मुझे पागल कहते हैं, तो वाकई मैं हूँ पागल। वाकई जो सारे लोग जो है ना मुझे एक दीवाना समझते हैं, तो वाकई मैं हूँ दीवाना। मेरा कोई इज्जत नहीं है, मेरा कोई सेल्फ एस्टीम नहीं है, तो सेल्फ एस्टीम इसकी लो डाउन होते हैं। ओके, अ स्टडी ऑफ वुमेन विद mental illness found that women there was a low perception of discrimination and when
not. Women believe that discrimination is sincere. They had higher self esteem. ये बता रहा है कि जब वमेन में जो है ना स्टडी हो गया और वो वमेन जो जिनमें जो है ना डिस्क्रिमिनेशन का रेशो कम था, वो जगह जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन कम था, मतलब ये कि वमेन को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता था, और वो लोग या वो वमेन जो डिस्क्रिमिनेशन को की मसला नहीं समझता था, तो उसकी सेल्फ एस्टीम जो है ना वो क्या था, वो हायर था। मतलब ये कि कोई बंदा या तो उसके साथ सिंपल आप ये समझिए कि जिसके साथ जिन औरतों के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था, तो उन औरतों की सेल्फ एस्टीम जो है वो क्या था, वो हायर था। Thus the epic of stigma, poverty and victimization should be included in patient assessment and treatment planning. तो इसी की वजह से ये स्टिग्मा, पॉवर्टी और विक्टिमाइजेशन की वजह से मेंटल इलनेसेस और भी इंक्रीज होते हैं। तो इसी की वजह से जब आप मेंटल पेशेंट की असेसमेंट करते हो और उसकी ट्रीटमेंट करते हो, तो ट्रीटमेंट प्लानिंग और असेसमेंट में आप जो है ना ये वाला क्राइटेरिया ज़रूर इंक्लूड करूँगी कि पेशेंट की स्टिग्मा, पॉवर्टी और विक्टिमाइजेशन को आप देखूंगी कि वेदर ही फेस दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम और नॉट। ओके, अच्छा, अब गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ साइकोट्रिक रिहेबिलिटेशन। साइकोट्रिक रिहेबिलिटेशन जब आप करते हो तो उसके लिए गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है? सबसे पहले इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ सर्विसेज। अब सर्विसेज को इंडिविजुअलाइज करें, जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि मेंटल हेल्थ इलनेसेस में या रिहेबिलिटेशन की एक करेक्टरिस्टिक में ये है कि ये इंडिविजुअलाइज केयर देते हैं। अब इंडिविजुअलाइज केयर में ये होता है कि हर एक इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल से उसकी स्ट्रेंथ्स अलग होते हैं, उसकी एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं, उसके गोल्स अलग होते हैं। तो हर एक को जब आप इंडिविजुअलाइज केयर दोगी तो रिहेबिलिटेशन प्रोसेस जो है ना ये और बेहतर भी होगा। मैक्सिमम क्लाइंट एनवायरनमेंट आप करोगे, प्रेफरेंसेस आप पेशेंट की या क्लाइंट की प्रेफरेंसेस आप देखोगे। क्लाइंट इन्वॉल्वमेंट का मतलब ये है कि आप क्लाइंट से पूछोगे कि मैं ये थेरेपी आपको दूंगा, ये वाला सेशन मैं आपके लिए अरेंज करूंगा, ये वाला ट्रीटमेंट मैं आपको दूंगा, तो आया ये आपके लिए बेहतर है या आप इसको अच्छा समझते हैं या नहीं। तो मैक्सिमम क्लाइंट जो है ना आप इसमें इन्वॉल्व करोगे। नॉर्मल पार्टनरशिप बिटवीन सर्विसेज प्रोवाइडर एंड सर्विसेज रिसिपिएंट। जो सर्विसेज प्रोवाइड होता है, सर्विसेज रिसिपिएंट, दोनों के दरमियान पार्टनरशिप होना चाहिए। दोनों की रजामंदी से जो प्रोवाइड करते हैं मतलब थेरेपिस्ट है, जो क्लाइंट है, दोनों की रजामंदी से काम होना चाहिए, तो तभी जो है ना रिहेबिलिटेशन प्रोसेस जो है ना बेहतर होगा। नॉर्मलाइज कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज। कम्युनिटी जो सर्विसेज आप दे रहे हो तो नॉर्मलाइज कम्युनिटी बेस्ड होगा। मतलब ये कि कम्युनिटी के हर एक पर्ट को जो है ना जिस तरह की नॉर्मल कम्युनिटी में होता है इस तरह जो है ना आप उस बंदे को भी ट्रीट करोगे। ओके, फोकस ऑन स्ट्रेंथ ऑफ द क्लाइंट के स्ट्रेंथ पे जो है ना आप ज़रूर फोकस करोगे कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, मतलब ये कितनी हद तक जो है ना वो इस थेरेपी को बर्दाश्त कर सकता है, कितनी हद तक जो है ना आपने सीवियर थेरेपी आपने देना है, कितनी हद तक, कितने सेशन वगैरह, ये सारे के सारे आप उसकी स्ट्रेंथ पे जो है ना वो डिटरमिन करोगे। ओके, अच्छा, कोर एलिमेंट्स साइकोट्रिक रिहेबिलिटेशन क्या है? साइकोट्रिक रिहेबिलिटेशन प्रोसेस प्रोसीड थ्रू कंज्यूमर चॉइसेस। सबसे पहले आपने जो है ना इसमें कंज्यूमर की चॉइसेस जो है ना वो साइकोट्रिक रिहेबिलिटेशन में वो लानी है। मतलब ये कि कंज्यूमर के इन्वॉल्वमेंट उसमें जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंज्यूमर या जो क्लाइंट होता है या जो पेशेंट होता है उसके इन्वॉल्वमेंट आप ज़रूर करोगे कि पेशेंट जो है ना क्या चाहता है, कैसी ट्रीटमेंट हो चाहता है। क्योंकि अगर एक ट्रीटमेंट आप दोगे और उस ट्रीटमेंट से वो पेशेंट जो है ना वो राज़ी नहीं हो, मेंटली उसके लिए वो प्रिपेयर नहीं हो, तो आपके ट्रीटमेंट का कोई फ़ायदा नहीं। रिहेबिलिटेशन जो है ना इसका मेन फोकस भी होता है कि ये आप मेंटल उसकी प्रेफरेंसेस भी जो है ना बेस करता है कि मेंटली उसके लिए प्रिपेयर है या नहीं है। अच्छा, कंज्यूमर चॉइसेस पे हाँ। अब असेसमेंट ऑफ रेडीनेस इंक्लूड। अब रेडीनेस के लिए जो है ना जब आप किसी बंदे का रेडीनेस कि ये बंदा कितना तैयार है इस रिहेबिलिटेशन प्रोसेस के लिए, उसको आप किस तरह असेस करोगे? तो असेस नीड फॉर चेंज की कितनी ज़रूरत है बंदे में। मतलब ये कि एक बीमारी है, इलनेस है, तो उस इलनेस को, मेंटल इलनेस कितना सीवियर है, कितना जो है ना इसको ज़रूरत है चेंजिंग की। दूसरा जो है ना कमिटमेंट फॉर चेंज। ये बंदा जो है ना कितना कमिटमेंट है, कितना जो है ना ये मुखलिस है कि इसको चेंज इसके आ जाए। जो जितना बंदा जो है ना ज़्यादा कमिटेड हो तो उतना जो है ना इसमें चेंज उतना रिहेबिलिटेशन जो है ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। तीसरा जो है ना एनवायरमेंटल अवेयरनेस। एनवायरमेंटल अवेयरनेस जो है ना आप उसके लिए एनवायरमेंटल अवेयरनेस कितना है, लोग उसके आसपास लोग जो है ना कितने अवेयर है, उसकी सेल्फ अवेयरनेस कितना वो एजुकेटेड है, अपने बारे में कितना जो है ना अपने आप के बारे में जानता है। क्लोजनेस टू प्रैक्टिशनर को कितना क्लोज है, मतलब कि कितने टाइम जो है ना वो प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं, कितना जो है ना वो प्रैक्टिशनर पे बिलीव करता है। तो ये क्या है, ये कोर एलिमेंट्स ऑफ साइकोट्रिक रिहेबिलिटेशन है। ओके, अच्छा, इसके बाद जो है ना कोर एलिमेंट्स में फिर क्या आता है, रिहेबिलिटेशन डायग्नोसिस।
इज बेस्ड ऑन ओवरऑल रिहेबिलिटेशन डायग्नोसिस। तो इसमें जो है ना सबसे पहले हमने रिहेबिलिटेशन किस तरह शुरू करोगी उसके लिए जो है ना क्या नीड्स है असेसमेंट के लिए। तो असेसमेंट के लिए ये वाला चीज़ें आप असेस करोगे। दूसरा कोर एलिमेंट में आता है फिर डायग्नोसिस। तो रिहेबिलिटेशन डायग्नोसिस में जो है ना इस बेस्ड ऑन ओवरऑल रिहेबिलिटेशन गोल्स आप डिटरमिन करोगे। साथ में जो है ना फंक्शनल असेसमेंट आप करोगे। फंक्शनल असेसमेंट में क्या है, नीड टू वर्क, कौन सी एरिया में जो है ना आप काम करना चाहते हो, मतलब ये कि कौन सी इलनेस आप जो है ना ट्रीट करना चाहते हो, उसकी कौन सी एस्पेक्ट को जो है ना आप ट्रीट करना चाहते हो, चाहे वो सोशल एस्पेक्ट है, इमोशनल एस्पेक्ट है या कोग्निटिव एस्पेक्ट है। असेसमेंट ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आप करोगी तो ये सारी की सारी फंक्शनल असेसमेंट में आते हैं। दूसरा आप उसकी रिसोर्सेज असेसमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज, आप उसकी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज को जो है ना आप देखोगे और उसी के बेस पे जो है ना आप डायग्नोस करोगे। तो फंक्शनल असेसमेंट के बेस पे रिहेबिलिटेशन गोल और रिसोर्सेज असेसमेंट के बेस पे जो है ना आप डायग्नोसिस बनाएंगे। ओके, फिर जो है ना रिहेबिलिटेशन प्लान। रिहेबिलिटेशन प्लान में 4th नंबर पे जो है ना क्या करो, द गोल एंड ऑब्जेक्टिव दैट क्लाइंट नीड टू अचीव इन स्किल एक्विजिशन। तो रिहेबिलिटेशन प्लान में जो है ना आप प्लान बनाओगे, आप डायग्नोसिस आपने की कि ये चीज़ें जो है ना ये ज़रूरी है। अब जो है ना अब आप क्या करोगे कि आप प्लान बनाओगे कि प्लान में जो है ना आप डायग्नोसिस आपने की, उस डायग्नोसिस के बेस पे आपने अब पेशेंट को जो है ना कौन कौन सी चीज़ें पेशेंट को दरकार है तो उसका लिस्ट बनाओगे। तो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव दैट क्लाइंट नीड टू अचीव इन स्किल एक्विजिशन, कौन सी स्किल उसके लिए दरकार है, कौन सी स्किल्स इसको अटेंड करना चाहिए और कौन सी नीड्स पेशेंट की है जिसको अचीव कर सके। ओके, फिर 5 नंबर पे रिहेबिलिटेशन इंटरवेंशन। जो प्लान आपने तैयार की उस प्लान को जो है ना आप क्या करो, इम्प्लीमेंट करो। तो इस इम्प्लीमेंटेशन को इंटरवेंशन कहते हैं। स्ट्रेटजीज फॉर रिपेयरिंग स्केल्स, बिहेवियर स्ट्रेटजीज, जो स्केल्स है उस स्केल्स के लिए जो कौन सी स्ट्रेटजी दरकार है वो स्ट्रेटजी आप इम्प्लीमेंट करोगे। साथ में जो बिहेवियर स्ट्रेटजीज है उसको आप इम्प्लीमेंट करोगे। और 6 नंबर पे जो है ना एवेलुएटिंग रिहेबिलिटेशन प्रोग्रेस। रिहेबिलिटेशन प्रोग्रेस को जो है ना आप एवेलुएट करोगे। तो ये क्या है, जो आपने जो ये सारा प्रोसीजर किया तो उस प्रोसीजर से कौन सी आउटकम्स आपके पास आते हैं, तो इवैल्यूएटिंग रिहेबिलिटेशन प्रोग्रेस है। तो ये कोर एलिमेंट ऑफ साइकोट्रिक रिहेबिलिटेशन है। ओके, अच्छा, अब रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम कौन कौन से होते हैं, तो 3 टाइप्स ऑफ मेनली रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स होते हैं। एक होता है क्लब हाउस प्रोग्राम, दूसरा होता है पार्शियल हॉस्पिटलाइजेशन प्रोग्राम, तीसरा होता है डे केयर। क्लब हाउस में क्या होता है कि कम्युनिटी बेस्ड नॉन क्लिनिकल होता है, मतलब ये कि एक जगह पे जो है ना आप लोगों को इकट्ठा करते हो और उसको मेंटल हेल्थ के हवाले से जो है ना आप उसको एक्सप्लेन करते हो, उसको रिहेबिलिटेशन प्रोसीजर बताते हो, रिहेबिलिटेशन एक्टिविटीज़ आप उसको बताते हो। तो ये क्या होता है, ये ओपन एंडेड होता है, मतलब ये कि किसी भी कोई कतगन नहीं कि आपने ज़रूर आना है या कोई शेड्यूल उसके लिए नहीं होता या लोग जो है ना उसके लिए कोई स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज नहीं होता। मतलब ये कि आपने जो है ना कि एक्चुअली आपने क्लब हाउस प्रोग्राम कम्युनिटी बेस्ड होते हैं, नॉन क्लिनिकल होते हैं, कोई क्लिनिकल इंटरवेंशन आप इसमें नहीं दे रही होते। फिजिकल एक्टिविटी आप सिखाते हो, एक्सरसाइज सिखाते हो या और थेरेपीज वगैरह जो है ना आप उसको सिखाते हो। दूसरा होता है पार्शियल हॉस्पिटलाइजेशन, ये क्लिनिकल बेस्ड होता है और इसमें जो है ना ये दोनों के मतलब ये कि एक तो इन पेशेंट लोग होते हैं या आउट पेशेंट होते हैं, मतलब ये कि एक हॉस्पिटलाइज होते हैं, एक मुकम्मल नॉन हॉस्पिटलाइज सिर्फ ओपीडी के लिए आते हैं। लेकिन इन दोनों के दरमियान जो है ना पार्शियल हॉस्पिटलाइजेशन आता है। किस तरह कि इसमें जो है ना थेरेप्यूटिक सेशंस होते हैं, 2 घंटे का, 3 घंटे का, 4 घंटे का, बेस्ड ऑन द क्लाइंट एंड द थेरेपिस्ट कि वो कितना डिसाइड करता है। तो ये सेशन जो है ना, ये सेशन न तो आउट पेशेंट में आते हैं न फिर इन पेशेंट, इन दोनों के दरमियान आते हैं। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं पार्शियल हॉस्पिटलाइजेशन। ये जो है ना स्पेसिफिकली उन पेशेंट के लिए की जाती है जो सीवियर सिम्टम्स उसको हो, सीवियर पेशेंट जो हो ना, सीवियर मेंटल इलनेसेस हो उनको, तो उनके लिए जो है फिर पार्शियल हॉस्पिटलाइजेशन प्रोग्राम अरेंज की जाते हैं। ओके, थेरेप्यूटिक सेशन स्पेसिफिक उनके होते हैं थेरापिस्ट के पास ऐसा। ओके, फिर जो है ना डे केयर प्रोग्राम। डे केयर प्रोग्राम में क्या होता है कि ये क्लब हाउस की तरह होते हैं थोड़ी सी, लेकिन ये ज़्यादातर इंडिविजुअलाइज्ड होते हैं और दूसरा जो है ना स्ट्रक्चर्ड होते हैं, स्कीड्यूल एक्टिविटीज़ इसकी होती है कि आज हमने जो है ना इसी टाइम पे ये एक्टिविटीज़ करनी है, ये लोग ये एक्टिविटी करेंगे, ये लोग ये एक्टिविटी करेंगे। तो इसके डिटेल बाद में आते हैं, हम शेयर करेंगे। ओके, इसमें इंडिविजुअल नीड्स होते हैं, वेरियस नीड्स होते हैं, हर एक बंदे के अलग अलग नीड्स होते हैं। ये ग्रुप जो है ना ये वाला एक्टिविटी करेगा, इनका ये मसला है, ये ग्रुप ये एक्टिविटी करेगा, ये इनका ये मसला है। लेकिन कम्युनिटी बेस में या क्लब हाउस में ये वाली इंडिविजुअलाइज केयर नहीं होती। ओके, अच्छा, ये डे केयर की डिटेल जो है ना बाद में आती है, फिर आपको समझ आ जाएगा। फैमिली साइको एजुकेशन, फिर जो है ना आप फैमिली साइको एजुकेशन आप देंगे, मेंटल इलनेस एजुकेशन आप फैमिली को देंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा वो एजुकेशन, स्ट्रेस रिडक्शन के बारे में होगा, लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन उसका होगा। मतलब ये कि जो एजुकेशन आप दे रहे हो तो एजुकेशन डिफरेंट सेशन पे इन्वॉल्व होगा और तब तक होगा जब तक आपको कंफर्मेशन आ जाए कि वो लोग जो है ना समझ गए। ओके, फैमिली एंड कंज्यूमर आर इन्वॉल्व, इसमें जो है ना फैमिली एजुकेशन में आप फैमिली भी इन्वॉल्व करोगे और साथ में जो कंज्यूमर है, मतलब जो क्लाइंट है, जो बंदा है जिनको मेंटल इलनेस है, तो वो भी इन्वॉल्व करोगे। दोनों को लेके जो है ना आप फैमिली एजुकेशन अरेंज करोगे। ओके,
ये फैमिली एजुकेशन है। फिर जो है ना इसके बाद है फैमिली एजुकेशन आउटकम्स क्या होते हैं कि फैमिली एजुकेशन साइको एजुकेशन जब आपने दे दिया तो उसके आउटकम ये है कि रिड्यूस रिलैप्सेस, मतलब ये कि क्लाइंट को जो बीमारी था उसके रिलैप्सेस में या उसके री अकरेंस में कमी आ जाए। मतलब ये कि डिप्रेशन है तो पहले जो है ना हफ्ते में 4 मरतबा आता था डिप्रेसिव एपिसोड उनको, तो अभी 2 मरतबा आते हैं डिप्रेसिव एपिसोड उनको, तो रिलैप्सेस में जो है ना कमी आ जाए। दूसरा रिड्यूस हॉस्पिटलाइजेशन। हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब है कि एक बंदा जो है ना पहले जो है ना वो एडमिट होता था, महीने के लिए जो है ना वो एडमिट होता था जब उसको एक एपिसोड आता था। अभी जो है ना वो क्या होता है, वो 15 दिन के लिए एडमिट होता है। या पहले जो है ना बंदा 2-3 मरतबा एडमिट होता था, अभी 1 मरतबा एडमिट। क्यों? क्योंकि आपने साइको एजुकेशन उनको दिया, वो समझ गई, उन चीज़ों की साइन सिम्टम्स को समझ गई, उनकी प्रिवेंशन के बारे में आपने उनको बताया, तो ये उनकी फिर आउटकम्स होते हैं। इम्प्रूव फैमिली नॉलेज ऑफ मेंटल इलनेस मेडिकेशन में इम्प्रूव फैमिली प्रॉब्लम सॉल्विंग भी जो है ना मैं भी वो इम्प्रूव हो जाएगी। आपने उनको इंटरवेंशन सिखा दी, आपने उनको प्लान्स बता दी किस तरह आपने इन चीज़ को ट्रीट करना है, ये वाला जब ये सिम्टम्स आपको अपीयर हुए तो क्या करना है आपने, तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग भी ये होता है ये साइको एजुकेशन उनके लिए। में रिड्यूस फैमिली स्ट्रेस भी रिड्यूस हो सकता है इससे, में असिस्ट फैमिली रिकवरी, और रिकवरी में भी हेल्प होता है उस चीज़ की। ओके, अब इसके बाद जो है ना फैमिली एजुकेशन के बाद आप फिर सपोर्टेड एम्प्लॉयमेंट आप उनको दोगे। ये जो है ना ये उनके ये सारा प्रोसेस है रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस है कि रिहेबिलिटेशन में जो है ना आप फैमिली साइको एजुकेशन भी फोकस करोगे, उसके आउटकम्स है। फिर जो है ना रिहेबिलिटेशन में आप सपोर्टेड एम्प्लॉयमेंट, आपने सबसे पहले क्लाइंट को उनकी फैमिली को भी बिठाना है, उनको जो है ना साइको एजुकेशन देना है। फिर जो है ना इसके बाद आप सपोर्टेड एम्प्लॉयमेंट, जो क्लाइंट है उस क्लाइंट को जो है ना आपने एम्प्लॉयमेंट देना है ताकि वो इंडिपेंडेंट हो जाए, एम्पावर हो जाए। ओके, अब ये जो सपोर्टेड एम्प्लॉयमेंट की गोल क्या है कि इंटीग्रेटेड एम्प्लॉयमेंट आप उसको दोगे। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है कि ऐसी एम्प्लॉयमेंट, ऐसी जॉब आप उसको दोगे जहाँ पे जो है ना वो इंटीग्रेटेड हो। इंटीग्रेटेड मतलब ये कि वो आवर लोगों के साथ जो है ना वो एडजस्टेड हो। सोसाइटी के जो आवर लोग हैं, जो नॉन डिसेबल कम्युनिटी है, जो हेल्दी लोग हैं, उन हेल्दी लोगों के दरमियान वो काम कर सके, इसी तरह आप उसको बनाओगे तो ये क्या होता है, ये होता है इंटीग्रेटेड एम्प्लॉयमेंट, वर्किंग द सेम एज अदर वर्किंग इन द कम्युनिटी। ओके, फिर दूसरा जो है ना कंज्यूमर प्रेफरेंस और वाइटल, जो एम्प्लॉयमेंट आप उसको, जो जॉब आप उसको दे रही हो, तो वो जॉब जो है ना वो क्या होता है उसमें उसकी प्रेफरेंस ज़रूर हो कि वो उनको पसंद है या नहीं है। तीसरा जो है ना रैपिड जॉब सर्च एंड प्लेसमेंट, रैपिडली जो है ना आप उसको जॉब सर्च करोगे और प्लेसमेंट आप उसको दोगे, तो ये रिहेबिलिटेशन का मेन जो है ना वो सपोर्टेड एम्प्लॉयमेंट है। क्योंकि जो ज़्यादातर पहले भी हमने बताया कि मेंटल इलनेस का ज़्यादातर वजूहात वो पॉवर्टी होता है या अनएम्प्लॉयमेंट होता है, तो ये लोग इसी वजह से मेंटल इलनेस की तरफ लेके जाते हैं। जब आप उसको एम्प्लॉयमेंट दोगे तो फिर जो है ना उसकी जो मेंटल सिम्टम्स है, मेंटल प्रॉब्लम की, वो कुछ हद तक जो है ना कम हो सकते हैं। इंटीग्रेटेड साइकोट्रिक ट्रीटमेंट, और ये एम्प्लॉयमेंट करेगा लेकिन एम्प्लॉयमेंट या जॉब करेगी, जॉब के साथ साथ उसका ट्रीटमेंट भी जो है ना वो जारी रहेगा। ओके, अच्छा, फिर जो है सपोर्टेड एम्प्लॉयमेंट आउटकम्स क्या होते हैं। ऑब्टेनिंग इंटीग्रेटेड एम्प्लॉयमेंट, सबसे पहले तो वो जो है ना ये सीख जाएगा कि दूसरे लोगों के साथ वो काम करना सीख जाएगा, दूसरे लोगों में वो एडजस्ट हो जाएगा जो कम्युनिटी के नॉर्मल लोग होते हैं। तीसरा जो है ना इंक्रीज जॉब टेनएवर जो है ना वो इंक्रीज़ होगा, क्योंकि आपने जो है ना उनको साइको एजुकेशन दे दिया, साथ में जो है ना आपने उनको एम्प्लॉयमेंट दे दी, जो जॉब टेनएवर, जॉब का दौरानिया भी वो इंक्रीज़ हो जाएगा। इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑन द जॉब में जो है ना परफॉर्मेंस लोगों की इंक्रीज़ होगी, जो मेंटली इल पेशेंट होते थे अभी वो अच्छी तरह परफॉर्मेंस दे रही है। मैं इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन भी इंक्रीज़ होगा। मैं इंक्रीज ऑन सैलरीज, पैसे भी ज़्यादा कमाएंगे लोग। मैं है पॉजिटिव इफेक्ट ऑन सिम्टम्स एंड कोर्स ऑफ इलनेस, और साथ में जो है ना इसका पॉजिटिव इफेक्ट्स भी होता है, जो उसका कोर्स ऑफ इलनेस जो है ना वो शुरू होता है, जो ट्रीटमेंट उसकी जारी हुई होता है ना, तो उसमें मेन प्रॉब्लम एक पॉवर्टी होता है, एक उसका जो है ना वो क्या होता है, मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम में पॉवर्टी या अनएम्प्लॉयमेंट होता है। जब आपने उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व की तो अब इसकी ज़्यादातर सोच विचार में नहीं जाएगा। सपोर्टेड एजुकेशन, फिर जो है ना तीसरा आपने सपोर्टेड एजुकेशन आपने उनको देना है रिहेबिलिटेशन में। अब सपोर्टेड एजुकेशन मॉडल क्या होता है कि मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट इज द रियलाइजेशन ऑफ ओन पोटेंशियल रिगार्डलेस ऑफ डिसेबिलिटी। एजुकेशन में आपने क्या देना है कि आपने उनको सेल्फ अवेयरनेस देना है। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब ये होता है कि आपने उनको अवेयर करना है कि आप में ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम आप किस तरह सॉल्व करोगे। तो ये मेन चीज़ ये होता है कि बंदा अपने आप को रियलाइज़ करे कि मुझ में पोटेंशियल्स क्या है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मैं कर सकता हूँ इस बीमारी से निजात के लिए। ओके, स्ट्रेंथन द रिकवरी, इसी की वजह से रिकवरी जो है ना वो स्ट्रेंथन होता है। बिल्ड सेल्फ एस्टीम एंड डिटर्मिनेशन, इसकी वजह से सेल्फ एस्टीम आपकी बढ़ जाती है, डिटर्मिनेशन आपकी बढ़ जाती है। साथ में बिल्ड नॉर्मलाइजेशन है सोसाइटी, आप सोसाइटी में नॉर्मलाइज होते हो, आप जो है ना जो इलनेस आपके वो इलनेस सॉल्व हो सकते हैं,
जो आपकी साइको एजुकेशन से आप अपने आप से अवेयर होते हो, दूसरे लोगों को आपको पता चलता है, सपोर्ट एंड रिलेशनशिप आपके बिल्डअप होते हैं, एंड होप एंड रिकवरी आप उनको दे सकते हो थ्रू द सपोर्टेड एजुकेशन सर्विसेज। ओके, अच्छा, फिर सपोर्टेड एजुकेशन सर्विसेज में बैरियर्स क्या है? बैरियर्स ये है कि जब आप एजुकेशन को दे रहे हो तो स्टिग्मा, पर्सनल स्ट्रेस, इकोनॉमिक। स्टिग्मा क्या होता है? लोगों की जब आप किसी बंदे को एजुकेशन दे रहे हो ना, वो बहुत सी हमारी सोसाइटी में ये होता है कि जो लोग मेंटल एजुकेशन ले रहे हैं तो उनको लोग स्टिग्मेटाइज इसी बात जैसे सबसे पहला नाम जो उनको दिया जाता है कि ये बंदा पागल है, साइकोट्रिस्ट की तरफ चला गया, वो क्या कहते हैं उनको कि दिमागों वाले डॉक्टर के पास जो है ना वो बंदा चला गया है, तो मतलब ये है कि उसकी हस्बैंड जो है ना वो पागल हो गया है, उसका बच्चा जो है ना वो पागल, उसकी बीवी जो है ना वो पागल हो गई है, आज गई थी डॉक्टर के पास। तो ये स्टिग्मेटाइजेशन सबसे पहला बैरियर ये होता है। साथ में पर्सनल स्ट्रेस भी उनके इन्वॉल्व होते हैं, इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी, ये सारी के सारे जो है ना सपोर्टेड एजुकेशन सर्विसेज में ये बैरियर है। आउटकम्स इसके क्या होते हैं? सपोर्टेड एजुकेशन की वजह से नॉर्मलाइजेशन तो आते हैं, बंदा समझ जाता है कि किस तरह मैंने रहना है सोसाइटी में। होप एंड रिकवरी आते हैं, एम्पावरमेंट आता है, अपने आप को एम्पावर करता है, मतलब है कि पहली जिस चीज़ के बारे में वो नहीं जानता था अभी उसके बारे में उसको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई। तो अंडरस्टैंडिंग के बाद जो है ना वो जानता है कि कौन सी वक्त पे मैंने कौन से काम करना है, किस तरह अपने आप को मैंने मेंटेन रखना है, तो एम्पावरमेंट आते हैं। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इसके साथ इम्प्रूव होते हैं। रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में अब जो है ना जो हमने प्रोग्राम्स पढ़ी 3 प्रोग्राम्स, उसमें डे केयर प्रोग्राम की जिक्र करते हैं। डे केयर प्रोग्राम की कोर एलिमेंट क्या है? तो सबसे पहले इसमें असेसमेंट रिहेबिलिटेशन गोल जिसमें होते हैं डे केयर की, मैंने आपको बताया कि ये स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज प्रोग्राम होता है, स्केड्यूल प्रोग्राम होता है कि एक स्पेसिफिक टाइम उसका होता है, स्पेसिफिक लोग होते हैं और स्पेसिफिक सेशन उसमें होते हैं। ओके, अब सेशन में उसकी प्लान एक्टिविटीज़ होती हैं, इंडिविजुअल सर्विसेज होते हैं, इसमें कोग्निटिव बिहेवियर इंटरवेंशन होते हैं, इसमें साइकोथेराप्यूटिक इंटरवेंशन इसमें होते हैं, साथ में जो सोशल इमोशनल सपोर्ट इसमें होता है, ग्रुप बेस्ड स्किल एक्विजिशन होता है, साथ में फैमिली सर्विसेज, ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। फिर डे केयर एक्टिविटी में साथ साथ में इसकी सोशल गैदरिंग सेशंस होते हैं, एक्सरसाइज सेशंस इसमें होते हैं, मतलब कि आपने ग्रुप्स बनाए हुए होते हैं इस डे केयर एक्टिविटीज़ में। ये वाला ग्रुप जो है ना ये काम करेगा, ये ग्रुप ये काम करेगा, इस ग्रुप का ये टाइम है, ये ग्रुप का ये टाइम है, तो ये डे केयर एक्टिविटीज़ होते हैं। और इसमें जो है ना फोकस ग्रुप सेशंस होते हैं, इंडिविजुअल सेशंस होते हैं, आर्ट्स एंड क्राफ्ट सेशन होते हैं, लेजर एक्टिविटीज़ इसमें होते हैं, इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ इसमें होते हैं, लाइब्रेरी सेशंस इसमें होते हैं, म्यूजिक सेशंस होते हैं, गार्डनिंग सेशंस होते हैं, कुकिंग सेशंस होते हैं, लॉन्ड्री सेशंस होते हैं, सपोर्टेड एजुकेशन सेशंस होते हैं और साथ में सपोर्टेड एम्प्लॉयमेंट सेशन इसमें होते हैं, फैमिली सेशन। ये सारे के सारे डे केयर एक्टिविटीज़ के पार्ट होते हैं कि डे केयर एक्टिविटी में आपने लोगों को इकट्ठा किया, उनको एक प्रॉपर शेड्यूल दिया, उनको प्रॉपर ग्रुप्स में जो है ना वो डाल दिया, ये ग्रुप वाला जो है ना ये वाले पेशेंट है, ये पेशेंट है, इनका ये काम होगा, इनका ये काम होगा। और फिर जो है ना एक थेरेपिस्ट उनके साथ होता है और थेरेपिस्ट जो है ना उनको फिर क्या कहते हैं? थेरेपी देते हैं उस स्पेसिफिक ग्रुप को, जो है ना स्पेसिफिक सेशन उसके लिए अरेंज करते हैं और इसी के थ्रू जो है ना उसकी रिहेबिलिटेशन हो जाती है। तो ये था हमारा आखिरी लेक्चर मेंटल हेल्थ नर्सिंग का। उम्मीद है आपको मेंटल हेल्थ नर्सिंग की सारी लेक्चर जो है ना वो समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी टॉपिक में डिफिकल्टीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम दोबारा उसको अपलोड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर जो है ना ये अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ये प्लेलिस्ट ज़रूर शेयर करवाई ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।